तो दुनिया में अगर हम रिटर्न्स देखें तो केवल 2 ही ऐसे देश हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ठीक-ठाक हैं और वो 2 देश हैं यूएस और इंडिया। बाकी कई देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई बट कमेंसुरेट हमने इक्विटी रिटर्न्स को आते हुए देखा नहीं। इसमें हम जो मैंने पहले कहा कि एक तो लॉन्ग टर्म हम सोचते हैं कि कोई भी कंपनीज़ यदि लेनी है तो स्मॉल कैप में क्या होता है कि कंपनीज़ को बड़ा होने में टाइम लगता है। मतलब एक अगर ₹100 का सेल्स है तो वो अगर ₹2000 जाने वाला है तो जर्नी स्लो होगी बट बीच-बीच में शायद अप्स एंड डाउन्स भी होंगे। तो आई थिंक ये रेशियो एक इन्वेस्टर्स को ये बताते हैं कि कोई भी लेवल ऑफ रिस्क को ध्यान में रखते हुए ये फंड रिटर्न तो बना दिया है, बट ऐसा ना हो कि ये रिस्की स्ट्रैटेजी लेके बनाया। आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ऐसे होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए कि या तो मैं रिटर्न की पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ या मैं अपना रिस्क कम कर रहा हूँ। और इस तरीके से जब हम उसको जांचेंगे तो शायद हो सकता है कि राइट डाइवर्सिफिकेशन का चांस मिले। गलतियाँ ब्रॉडली यही होती है कि जो असेसमेंट ऑफ कंपनीज हैं वो कई बार टाइम होराइजन्स एनालाइज करने में गलती हो जाती है कि कब इनका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो कई बार होता ही है कि हम लेके रख देते हैं और सोचते हैं कि शायद अगले साल से इनका टर्न आ जाएगा, बट 3-3 साल तक कंपनीज ने रिटर्न मतलब उनका आउटलुक ठीक होता नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे साथ हैं अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, मिस्टर विनीत सांबरे, हु इज द CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, हेड ऑफ एक्विटीज एट DSP म्यूचुअल फंड। Vineet Sambre joined DSP IM in July 2007 as portfolio analyst from the firm's portfolio management services division, which manages discretionary accounts and provides advisory services to institutional clients. As a research analyst, his focus was on sectors like pharmaceuticals, power utilities, chemicals, fertilizers, and textiles. He specializes in the small and mid-cap space and has over 16 years of relevant work experience. Previously, he was with DSP Merrill Lynch as a part of their global private client business, and he spent 20 months at DSP Merrill Lynch as equity strategist. Prior to DSP Merrill Lynch, he was employed with ILFS InvestSmart Limited as an equity analyst in their PMS division. Mr. Vineet Sambre has also worked with UTI Investment Advisory Services as equity analyst for the offshore fund India Growth Fund. He's a chartered accountant from Institute of Chartered Accountant of India. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again this week. जैसे आपको पता है कि हर एपिसोड में हम कोई नए स्पीकर को लाते हैं, someone with a lot of experience. तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर विनीत सांबरे, who is the CIO Equities for DSP Mutual Fund. Vineet, firstly, thank you so much for joining us. And आज हम बहुत ज़्यादा excited हैं कि आपने अपना valuable time हमें दिया to answer all our questions. So thank you so much for joining us today. Thank you, it's my pleasure, Namrata. Thanks for having me on the show today. Thank you. So Vineet, हमने बहुत सारे questions आज collate किए हैं. Today we actually have a lot of questions जो concept के around होंगे. And I do hope कि जो भी सवाल हैं वो हमारे viewers को बहुत useful लगे. And let's get started with the very first question that I have for you. तो ये this is more on the economy side. हम सब जानते हैं कि economically speaking globally काफ़ी slowdown चल रहा है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ हमें नहीं पता चल रहा है. एंड आई थिंक इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू शो रिमार्केबल रेजिलियंस. एंड दिस इज ऑफ कोर्स एज पर अ रिपोर्ट बाय बैंक ऑफ बड़ौदा इकोनॉमिक्स, मंथली इकोनॉमिक राउंड अप रिपोर्ट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में विनीत, आप हमें ये बताइए, ऑल ऑफ अस व्हिच कम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, क्या म्यूचुअल फंड्स इस इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे या किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे? That'll be one part of my question. And I also want to know, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे viewers हमसे पूछते हैं कि कौन से sectors, कौन सा theme इस साल बहुत अच्छा करने वाला है. So help us understand from your perspective कि एक तो how mutual funds are going to contribute, and second, sectors, themes जो इस साल काफ़ी interesting होने वाले हैं. Sure. So I think let me again thank you and welcome all the viewers out today. और एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जब से मैंने अपनी कैपिटल मार्केट की जर्नी स्टार्ट की है, आई थिंक द कंट्री हैज़ केप्ट ग्रोइंग. सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है एक्विटी मार्केट्स रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, वो ये होता है कि कहाँ पे ग्रोथ आ रही है. तो दुनिया में अगर हम रिटर्न्स देखें तो केवल 2 ही ऐसे देश हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ठीक-ठाक हैं और वो 2 देश हैं यूएस और इंडिया.
बाकी कई देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, बट कमेंसुरेट हमने इक्विटी रिटर्न्स को आते हुए देखा नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टॉप लाइन हेडलाइन ग्रोथ इकोनॉमी की आ जाती है, बट वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रांसलेट हो नहीं पाती है, और जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रांसलेट ना हो तब तक उसका फ़ायदा इक्विटी में होता नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक इंडिया उस मामले में एक स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत ही पॉज़िटिव हैं। एक एंटरप्रेन्योरिज़्म जो है इंडिया में, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब हम बहुत अलग-अलग तरह की मैनेजमेंट से मिलते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कई मैनेजमेंट से मिलके, उनको सुन के, उनको देख के, जब वो ग्रोथ प्लान्स की बात करते हैं, उनकी पैशन बताते हैं, और जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, हर चैलेंज को झेल के, हर नेगेटिव्स को वो प्राइज़िंग करके जिस तरह से ग्रो करते हैं, उससे मुझे लगता है कि इंडिया में कैपिटल मार्केट्स की जर्नी आगे भी शायद 20-25 साल तक ऐसी ही अच्छी बनी रहे, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिस इज़ अ गुड मार्केट टू बी इन। आपने एक्चुअली सवाल ये पूछा कि म्यूचुअल फंड कैसे कंट्रीब्यूट करता है इस ग्रोथ में। तो कहना ये चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड व्हीकल है, जहाँ से जो कंपनीज़ को ग्रो करना है और कैपिटल रेज़ करना है, तो म्यूचुअल फंड ये व्हीकल है जहाँ पे वो पैसे पूल होते हैं सब इन्वेस्टर से, और हम कंपनीज़ को देते हैं। तो जो प्राइमरी इश्यूएंस होते हैं वहाँ से, और जो म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन आता है, वो मैं कहूँगा कि एक कंट्रीब्यूशन ही है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जैसे पिछले साल हमने देखा कुछ 60-70 हज़ार करोड़ के नए इश्यूएंसेस आए। उसमें से रफ़ली 30 हाफ़, मतलब तकरीबन 50% जो है न्यू इश्यूज़ थे, और हाफ़ ऐसे थे जिन्होंने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स बेचे। तो ये जो नए पैसे आए बाज़ार में, और ये इसमें से म्यूचुअल फंड ने जितने कंट्रीब्यूट किया, आई थिंक ये पूरे देश के कंट्री के कंपनीज़ के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन रहा है। और दूसरी तरफ में निवेशकों की साइड से यदि मैं बात करूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले मतलब 5 साल का डेटा तो बहुत ही अच्छा है, बट पिछले 10, 15, 20, 30 सालों का भी डेटा इक्विटी मार्केट्स का अच्छा रहा है। तो जो निवेशक है, पिछले 3, 4, 5 सालों में भी जो आया है, उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी बहुत ही अच्छी होते हुए देखी है। तो ये केवल कंपनीज़ के लिए पॉज़िटिव नहीं है, बट ये इंडिविजुअल के लेवल पे भी वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही अच्छा ज़रिया है। एक इकोनॉमी में पॉज़िटिविटी आती है, लोगों के बीच में स्पेंडिंग करने की एक क्षमता बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे ऑन बोथ साइड्स, इकोनॉमी के लिए म्यूचुअल फंड, और निवेशकों के लिए भी म्यूचुअल फंड एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक अच्छा ज़रिया है। Yeah. How about sectors and themes, Vineet? We करेक्ट। spoke about that, yeah. सो आई थिंक इवन सेक्टर्स एंड थीम्स दे फॉलो साइकिल्स, मतलब कुछ साइकिल में कुछ सेक्टर्स, पिछले 3 साल में हमने देखा कि बहुत ही फास्ट साइकिल चेंज हुए। पहले आईटी हुआ, हेल्थ केयर हुआ, फिर कंज्यूमर्स हुआ, फिर इंफ्रा और केपेक्स में काफ़ी सारा हमने एक्शन देखा पिछले कई सालों से। बट अब आगे जाके मेरा मानना ये है कि एक तो वैल्यूएशंस ओवरऑल थोड़े से हर सेगमेंट में ही हाई लेवल पे आ चुके हैं। एक केवल बैंकिंग और इंश्योरेंस, और मैं यदि हेल्थ केयर बताऊँ तो उनमें शायद रीज़नेबल हैं, बट बाकी मतलब हर सेक्टर में ही वैल्यूएशंस अपनी ऊँचाई की तरफ है। तो इसलिए एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कॉशियस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम हाई वैल्यूएशंस की एक साइड में बात कर रहे हैं, और ओवरऑल जिस तरह की ग्रोथ हमने पिछले 3 सालों में देखी, ग्रोथ रहेगी, पर सेम पेस की ग्रोथ नहीं रहेगी, थोड़ी पेस कम हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि निवेशकों को थोड़ा-सा एक कॉशन बनाए रखना है, बट मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि निवेशकों को इक्विटी से डर जाना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए। आज के दिन में मैं कहूँगा कि वैल्यूएशंस को मद्देनज़र रखते हुए बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इकोनॉमी की जो ग्रोथ आएगी, उसमें बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर रहेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक सेक्टर मुझे ठीक लगता है। हेल्थ केयर सेक्टर जो मैं अभी जिसके बारे में मैंने कहा, वो भी आई थिंक ग्रोथ उसकी ठीक आ रही है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। वो भी एक सेक्टर अच्छा है। आगे जाके मुझे लगता है कि 1 या 2 क्वार्टर में कंज़्यूमर ऐसी एक कैटेगरी है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देती है, और ये रिटर्न्स बने रहेंगे, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमराइज़ेशन बना रहने वाला है। तो अभी तो हाल-फिलहाल मामला थोड़ा स्लो है, क्योंकि इन्फ्लेशन और कोविड के कारण सारे
मास जो पॉपुलेशन है वो हर्ट हुई थी। लेकिन अब आगे जाके ऐसा लगता है कि कंज्यूमर्स में भी एक ठीक-ठाक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो मैं कंज्यूमर को ध्यान दे रहा हूँ। आई थिंक अगले 2-3 क्वार्टर में शायद वो सेगमेंट ऐसा हो सकता है जहाँ पे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ बाहर आ जाएँ। Okay. Okay. Wonderful. So banking, healthcare, consumers. Okay. Wonderful. So Vineet, अगर हम ना पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें, like you also rightly said कि पिछले कुछ सालों में बहुत पॉजिटिविटी आई है, and बहुत सारे इन्वेस्टर्स who started focusing on equities. एक जो स्पेस है which is the small cap space, I really think वो ऐसा होता था कि इन्वेस्टर्स को डर लगता था स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए at one point. और वो हमेशा एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा माना जाता था। लेकिन नाउ दैट आई सी सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप से शुरू करते हैं, राइट? सो वी हैव सीन कि पिछले कुछ सालों में तो स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी हैज रियली पिक्ड अप, एंड ऑफ कोर्स अभी हम वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई देख रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप कंटिन्यूज टू डू वेल। तो अब हमें ये बताइए कि ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए कुछ वर्ड ऑफ कॉशन है आपके पास दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? नहीं, नहीं, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा जो यंग एज में एक्चुअली स्मॉल कैप देखते हैं। मेरा रवैया ही वो है कि ये होना ही ऐसे चाहिए कि जब एज यंग हो तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। इनकम आप कमाना स्टार्ट करते हो और धीरे-धीरे इनकम बढ़ती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि किसी के कुछ इश्यूज़ हो जाए, बट आई थिंक इनकम ओवर अ पीरियड बढ़ती है, एज यंग होती है तो क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। और मैंने जिस तरह से मैंने तो शुरुआत ही स्मॉल कैप, उस वक्त तो माइक्रो कैप कहलाता था, 3,000 करोड़ के नीचे की कंपनीज होती थी, तो मेरी शुरुआत ही वहाँ से हुई थी। तो एनीवेज वो कैटेगरी सुन के डर लगता है लेकिन एक्चुअली है बड़ी इंटरेस्टिंग, और इसको एक तरीके से इसको मैनेज होना चाहिए। इसमें जो हम डर की बात करते हैं वो एक्चुअली मिसबिहेवियर और इनडिसिप्लिन की वजह से होता है, और वो नहीं है, और हम सही तरीके से उसको फॉलो करें प्रोसेस को, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। कैटेगरी अब यदि हम देखें तो लास्ट रीबैलेंस के हिसाब से आई थिंक 25,000 करोड़ या 27,000 करोड़ के नीचे की कंपनीज स्मॉल कैप कहलाती है। तो ये बहुत अब छोटी कंपनीज रही नहीं है, ये ठीक ठाक साइज की कंपनीज हैं। कंपनीज में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। मैंने जैसे कहा कि कई छोटी कंपनीज में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैनेज करते हैं उस तरह के प्रमोटर्स को हमने जांचा है, और उनको उनकी जो हिस्टोरिकली जिस तरह से उन्होंने अपनी कैपिटल एलोकेशन की है वो बहुत ही सराहनीय थी, और इस वजह से उन्होंने कई अच्छी तरह से मतलब उसका वेल्थ क्रिएशन कर पाए। तो आई थिंक कैटेगरी में से कॉशन तो इनडिसिप्लिन और नैरेटिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट से रहना चाहिए। यदि हम अच्छी डिसिप्लिन से करें, हमारी अच्छी फिलॉसफी हो, अच्छी कंपनी सिलेक्ट करें, अच्छे मैनेजमेंट को की कंपनीज में निवेश करें, और कंपनीज में देखें कि कैश फ्लो है, आरओईज हैं, लॉन्ग टर्म अपना आइडियोलॉजी है, तो मुझे लगता है कि कैटेगरी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। बस एक और बहुत बड़ी जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट वो ये है कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई बार देखा गया है कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स हो सकता है ना बने। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 2010 में फंड मैनेजमेंट की, तो वो पीरियड ऐसा था कि 3-4 साल तक रिटर्न नहीं बने बहुत ज़्यादा, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, पूछते थे कि आप बोलते हो लॉन्ग टर्म 3 साल 4 साल, तो क्या है, रिटर्न तो बन ही नहीं रहे, क्या करें अब हम। बट वो फिर 1 साल ऐसा है कि सारे 4-5 साल को कवर कर गया। तो आई थिंक कैटेगरी अच्छी है लेकिन इसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैंने कहा आइडियोलॉजी और अच्छा फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। Okay. So, since we are talking about small cap as a category, I would also like to ask you कि DSP small cap fund के लिए आप stocks कैसे pick करते हैं? Is there any specific strategy that you have? And any challenges? क्योंकि I think small cap portfolio में small cap stocks में challenges हो सकते हैं. Liquidity could be one big challenge, right? So help us understand कि आप stocks कैसे select करते हैं? Is it only for small cap as a fund, या फिर आप you have like an overarching category or strategy as a fund house as well? So help us understand this. So I think as a fund house, what we've done is कि हमारे जितने भी फंड मैनेजर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने बोला कि जो भी हमारा एक स्टाइल होता है, एक हमारी प्रोसेस होती है, हमारा एक फ्रेमवर्क होता है, उसको हम प्रॉपरली एक तो डिस्क्लोज करें। तो आई थिंक हमारा एक ऐसा इकलौता शायद फंड हाउस है जहाँ पे हमारी जो फ्रेमवर्क है वो हमने वेबसाइट्स पे हमारी सबके लिए उसके अंदर वो कर रखी है। तो इसमें एक्चुअली
राइट फ्रॉम बिगनिंग स्मॉल कैप आपने एक्चुअली जो स्टार्ट किया था कि ये कैटेगरी में कॉशियस रहना चाहिए क्या, तो आई थिंक ये कैटेगरी वैसे तो मतलब इसके अंदर सक्सेस फुल कंपनीज एंड फेलियर कंपनीज का जो रेशो है वो बहुत ही स्क्यूड होता है फेलियर की तरफ। Yeah. तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है और ये हम स्टार्टिंग से इसको फॉलो करते आए हैं। इसमें हम जो मैंने पहले कहा कि एक तो लॉन्ग टर्म हम सोचते हैं कि कोई भी कंपनीज यदि लेनी है तो स्मॉल कैप में क्या होता है कि कंपनीज को बड़ा होने में टाइम लगता है। मतलब अगर 100 रुपीज़ का सेल्स है तो वो अगर 2000 रुपीज़ जाने वाला है तो जर्नी स्लो होगी, बट बीच बीच में शायद अप्स एंड डाउन्स भी होंगे। और हमारी रिसर्च इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमको ये पता रहना चाहिए कि ये तो टेम्पररी इश्यूज हैं और इसमें यदि हम बने हैं तो हमको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। तो आई थिंक सबसे पहले हमारा टाइम होराइजन थोड़ा लॉन्ग है। इसके बाद कंपनीज को हम जब एनालाइज करते हैं इसमें दो तीन चीज़ें हम ज़रूर देखते हैं कि कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं या क्या ये इंडस्ट्री को आउटग्रो करेगी। कंपनीज का कैपिटल एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। कैपिटल एलोकेशन मतलब ये जो प्रमोटर्स अपनी कैपिटल को निवेश करते हैं क्या ये रिस्क फ्री रेट से कई ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाते हैं कि नहीं पाते। तो उसमें हम आरओईज या रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको कहते हैं उसको हम देखते हैं लॉन्ग टर्म। यदि वो अच्छी हो 15, 16, 17% लॉन्ग टर्म तो आई थिंक दैट्स अ गुड बिजनेस टू बी इन। कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज होनी चाहिए। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनीज का। मैनेजमेंट पे हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक असेसमेंट होता है कि वही मैनेजमेंट को हम पॉजिटिवली असेस करते हैं या नहीं। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और इसके अंदर कई पहलू आ जाते हैं तो वो हम देखते हैं। और फिर इसके बाद रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हम उस कंपनीज को लेते हैं। और आई थिंक देन इट इज़ मैटर ऑफ होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब तक कंपनीज अच्छी ग्रो करती रहेंगी वो शायद अच्छा रिटर्न्स देंगी। तो आई थिंक ये पूरे जो प्रोसेस है इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो कंपनी की सिलेक्शन और एक है कंपनी की एलिमिनेशन। कई बार क्या होता है कि नैरेटिव्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि लगता है कि यार ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसके नंबर्स नहीं आते हैं या कैश फ्लो नहीं है तो हम वो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बुल मार्केट है। नैरेटिव्स बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं कि एक्स वाई जी सेक्टर है, बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बहुत बढ़िया कंपनीज हो जाएंगी। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट चला जाता है, वैल्यूएशंस बहुत बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट तो हमें दिखता नहीं है। तो वो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो हर्ट करता है। तो जब तक इन कंपनीज की हम सही तरीके से जांच पड़ताल ना कर लें, इन कंपनीज के हम सही तरीके से इनके लॉन्ग टर्म के ट्रैक रिकॉर्ड ना देख लें तब तक निवेश हम नहीं करते हैं। Okay, okay. So now let me ask you another very interesting category. तो अगर हम देखें तो हम लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो में। मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं टू बेटर आवर रिटर्न्स। एक जो कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स, काफ़ी फेमस कैटेगरी है एंड people do tend to invest in them कि स्टेबिलिटी भी मिल रही है, बेटर रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में जो है स्मॉल कैप का भी काफ़ी एक्सपोजर रहता है। एंड एट द सेम टाइम लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में आजकल हम इंटरनेशनल स्टॉक्स भी बहुत देख रहे हैं। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड विनीत कि ऐसा क्यों है? आई मीन व्हाई कांट इट बी अ प्योर लार्ज एंड मिड कैप फंड? तो एक्चुअली ये सब क्या है कि ये साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी क्या करती है कि हिस्ट्री मतलब वो रियर व्यू मिरर को देख के साइकोलॉजी वर्क करती है। तो अभी पिछले 5 साल का ही जैसे हम देख लें, इंडेक्स लेवल पे देख लें तो लार्ज कैप इंडेक्स ने कुछ आई थिंक 17-18% शायद कैगर दिया है। और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 30-32% का कैगर दिया है। तो अब होता ये है कि एक तो म्यूचुअल फंड बिजनेस है जिसमें रोज एनएवी आती है, रोज कंपैरिजन होता है, रोज इन्वेस्टर पूछते हैं कि एक्स वाई जेड ने तो इतना रिटर्न दे दिया, आपने तो दिया ही नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा सा चेज फॉर परफॉर्मेंस के चक्कर में आई थिंक ये सब चीज़ें होती है। कुछ कुछ चीज़ें जायज़ हैं, कुछ जहाँ पे ऐसा लगे कि फ्रेमवर्क से डिविएट कर रहे हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा लोगों को कॉशियस होना चाहिए। कई बार मेरे हिसाब से आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है इन्वेस्टमेंट में कि जो रिटर्न्स आएंगे इन्वेस्ट फंड में से या जिस कैटेगरी में से कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स ग्रोथ से ज़्यादा नहीं आएंगे। जितनी वो कंपनीज ग्रो करेंगी, आप पिछले 30 साल का डेटा देख लेंगे तो मार्केट का रिटर्न और अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हो सकता है कि एक शॉर्ट पीरियड आए जहाँ पे कोई सेक्टर
बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो अपनी अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैक करेगा। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो सही बनाए रखें और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन ना करें। तो क्या होगा कि इन्वेस्टर्स जनरली विद डिसेंट रिटर्न दे शुड बी सैटिस्फाइड इज माय थिंग। सो आई थिंक अब ये सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सॉरी आई डाइग्रेस्ड अ बिट, बट इसमें कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो होता क्या है कि ये जितना रूम है स्मॉल कैप मिड कैप को लेके, उतना रूम यूटिलाइज हो जाता है और उसको रिटर्न्स के हिसाब से वो करना चाहते हैं। इंटरनेशनल स्टॉक्स को यदि हम देखें तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कि कुछ कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो भारत में हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। जैसे अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की बात करें तो हमारे पास है नहीं, तो हमको शायद बाहर की दुनिया की तरफ, यूएस की तरफ देखना पड़ेगा या और कई कंट्रीज की तरफ देखना पड़ेगा। हेल्थ केयर में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वहाँ पे हमारे पास कोई बड़ी कंपनीज हैं नहीं, वो बाहर हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत ही एक जायज़ तरीका है कि बाहर इसमें हम अगर यदि हम इन कैटेगरीज को समझते हैं कि बहुत बड़ी हो सकती हैं, ये दिस इज़ अ फ्यूचर, तो आई थिंक वो एक निवेश का कारण जायज़ है। दूसरी बात ये है कि कई बार हम देखते हैं कि इंडियन कंपनीज, सेम सेक्टर में जो कंपनीज इंडिया में हैं और जो फॉरेन में हैं, उनके बीच में वैल्यूएशन डिस्काउंट बहुत है। तो यदि अपनी यहाँ की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज देखें तो वो 50-60 के पीई पे चलती है, और वहाँ पे उनके पेरेंट कंपनी जो है वो 15 से 20 के पीई पे चलती हैं। तो लोगों को लगता ये है कि जो इवॉल्व इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सोचते हैं कि इतना बड़ा तो डाइवर्जेंस आज होना नहीं चाहिए। तो ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है, बट फिर भी लोग इस वैल्यूएशन आर्बिट्राज को खेलना चाहते हैं और दे इन्वेस्ट इनटू इंटरनेशनल स्टॉक्स। तो आई थिंक मैं कहूँगा कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्ट्रैटेजी एक कोई फॉलो करना चाहता है, क्या वो नए सेगमेंट्स को प्ले करना चाहता है या वो वैल्यूएशन गैप को ब्रिज करना चाहता है, वो आई थिंक देखना ज़रूरी है। और निवेशकों को फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे नई सेगमेंट में जाना है तो मैं उस फंड्स में करूँ जहाँ पे मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, और मुझे सिर्फ वैल्यूएशन आर्बिट्राज खेलना है तो वो हो सकता है कि कभी प्ले आउट हो भी ना, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया का प्रीमियम बना रहे, मतलब उसमें अंदर कभी कोई ज़रूरी नहीं कि वो उस तरीके से रिटर्न दे जाए। Okay, wonderful. So now let me ask you a very generic question कि मान लीजिए कि मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन I'm a little confused कि equities में क्या challenges हो सकते हैं. So help me understand कि एक निवेशक के लिए equity में इन्वेस्ट करने के लिए एक तो क्या challenges होते हैं, प्लस व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज, राइट? एंड ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आई वुड से जो शायद अभी कंफ्यूज्ड हैं कि इक्विटीज में एंटर करें या ना करें, राइट? सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं फॉर एन इन्वेस्टर टुडे। तो अपॉर्चुनिटीज तो मैं बड़ा सिंपली बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि 30 साल का मैं अगर ये रूपरेखा इसकी खींचूं तो 30 साल में जैसे इंडियन कॉर्पोरेट 11-12% पे ग्रो हुई है। मुझे लगता है कि अगले 30 सालों में क्या हम 11-12% कर पाएंगे, अभी बड़ा मुश्किल सवाल है कि हम सेम रेट पे अगर हमारा बेस बढ़ता गया तो क्या हम कर पाएंगे, बट हो सकता है कि अगले 10-12 साल तो हम कर ही लें। और दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी ओवर एंड अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमको रिटर्न एक मार्केट से आने की अगर अपॉर्चुनिटी है तो आई थिंक निवेशकों को बिल्कुल इक्विटीज़ को उस तरीके से देखना चाहिए। अब इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हो जाते हैं, अलग अलग थीम्स हो जाती हैं। कौन से टाइम पे कुछ थीम्स अगर हमने ऐड कर ली तो शायद मेरा रिटर्न के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ गए। कुछ मार्केट ऐसे होंगे कि मुझे रिटर्न्स के बजाय मुझे सेफ्टी ऑफ कैपिटल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं शायद कुछ हाइब्रिड फंड्स देखूं या कोई और तरीके के फंड्स देखूं। तो आई थिंक ये सब स्ट्रैटेजीज उसके बाद आती हैं। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। एसेट एलोकेशन मैं कहूँगा कि ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर निवेशकों को कैपिटल मार्केट्स में रहना चाहिए, बट एसेट एलोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आप एक दो सेक्टर में, एक दो सेगमेंट से चालू कर दें, बट जैसे आपकी वेल्थ बड़ी होगी तब आई थिंक आपको धीरे धीरे एसेट एलोकेशन की तरफ चले जाना चाहिए। चैलेंजेस तो आई थिंक एक तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बड़ी पुअर है। मतलब मैं आज भी अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, अपनी नेटिव प्लेस जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत लोग तो वैसे तो अब बहुत लोगों को, यंग लोगों को समझ में आता है, बट अभी भी कुछ मिड एज और जो थोड़े एजेड है उनको अभी भी ये सब नहीं समझ में आता है। तो आई थिंक थोड़ा सा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग
इम्प्रूव हुई है, बट वहाँ पे और भी होना ज़रूरी है। जैसे लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, आई थिंक दिस आई थिंक इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, सेफ, बिकॉज़ इतना रेगुलेटेड है अपना इंडस्ट्री, तो ये Yeah. सेफ भी है। और इन्वेस्टर्स को बजाय इसके कि किसी से सुन के या कहीं भी इन्वेस्ट करके, और कितनी सारी ऐसी स्कीमें भी चलती है यार छोटे-छोटे जगह पे, वो सब की बजाय आई थिंक इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेहतर ज़रिया है जो निवेशकों को देखना चाहिए। ओके। क्योंकि हमने इतना रिस्क के बारे में बात किया है विनीत, तो टेल अस कि अगर आप देखें तो आप अपना रिस्क पोर्टफोलियो में कैसे मैनेज करते हैं, एंड व्हाट आर द मेन रिस्क कंसर्न्स इन करंट मार्केट? तो आज के टाइम में अगर आप मार्केट देखें, काफ़ी ऊपर ही है ऑफ कोर्स, लेकिन व्हाट आर द रिस्क रिलेटेड कंसर्न्स एट दिस पॉइंट? सो एक जेनरिक रिस्क तो अभी आज के मार्केट में वैल्यूएशंस है। आई थिंक वैल्यूएशंस इज अ रिस्क, या और ये वैल्यूएशंस हाई भी हैं तो थोड़े जस्टिफाइड इसलिए भी क्योंकि ग्रोथ अच्छी रही है। तो यदि ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट हो जाती है, टेम्पर डाउन हो जाती है, तो क्या ये वैल्यूएशंस बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो एक आई थिंक रिस्क आज के मार्केट में मुझे दिखती है। ओवरऑल रिस्क यही है कि किस तरह की कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, नैरेटिव्स सुन के करते हैं। मार्केट में नॉइज़ बहुत है, मतलब आज आप कुछ एनालिसिस करें और बहुत सारी बातें सुन लें, क्वार्टर रिजल्ट आते हैं और बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, और नैरेटिव्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो और मार्केट चलता जाता है तो बहुत इजी लगता है, हाँ ये सही लगने लग जाता है सब कुछ। तो आई थिंक सबसे बड़ा रिस्क ही मुझे ये नैरेटिव ड्रिवन इन्वेस्टमेंट जो है वो लगता है कि आई थिंक इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितना कंपनी को स्टडी किया है, कितना समझा है। सबसे बड़ी रिस्क तो वही है। हमने इनफैक्ट हमारे कंपनी में डिपार्टमेंट में हमने एक फॉरेंसिक एनालिस्ट को रखा हुआ है जो हर कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करता है कि कहीं इसमें कोई किसी तरह की कुछ अकाउंटिंग फ्रॉड या कुछ और भी तरीके के इश्यूज ना आ जाएं, ताकि हम सतर्कता से रहें और इन्वेस्टर्स को एक तरीके से जो रिस्क है वो कंट्रोल में रखें, और वो बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में हम उस तरह से एक्सपोज ना हो जाएं। तो आई थिंक रिस्क ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क आर दीज गेटिंग इनटू द रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एंड देन देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क की आपने जो पहले कहा था, लिक्विडिटी रिस्क है, चैलेंजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारी है, बट ये हम डील करते रहते हैं इसमें। हम वी आर यूज टू इट एज द फंड साइज ग्रोज, डेफिनेटली व्हेन यू इन्वेस्ट इम्पैक्ट कॉस्ट होंगे, ये सब होंगे, बट ये हमारे वी आर नाउ यूज टू ऑल दिस थिंग्स, वी आर एबल टू tackle these things. Sometimes it takes slightly long, sometimes it takes less time, but it's okay. Okay, okay, wonderful. Okay, so now let me ask you this question, और ये तो मतलब काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से इक्विटी फंड के कैटेगरीज हैं जो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए आज के टाइम में? एंड ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इट कीप्स चेंजिंग, राइट? सो एट वन पॉइंट हम बोलते थे लार्ज कैप्स रख लीजिए, ज़्यादा हाइब्रिड फंड्स रख लीजिए एंड यू सॉर्टेड, राइट? लेकिन अब आई थिंक लाइक वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, शायद स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हो सकती है। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में, इक्विटी पोर्टफोलियो में कौन से क्लासिक फंड्स होने चाहिए फॉर श्योर, राइट? दैट्स वन। एंड ऑल्सो आई थिंक अगेन जो हम सेक्टर्स और थीमेटिक के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स दे बिलीव कि सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फोकस ओनली ऑन सेक्टर्स एंड सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स। तो आप ऐसे निवेशकों को क्या बोलना चाहेंगे? क्या सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स हमारे मेन पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? सो एक आई मीन ओवरऑल जनरलाइजेशन बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा एक इसके अंदर एक नज़रिया समझा पाऊँ। आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि एक डाइवर्सिफाइड फंड की एलोकेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अनसर्टन पीरियड है, और अनसर्टन मैं कहूँगा क्योंकि सभी कुछ ऊपर है, और मैं जैसे कहा कि बुल मार्केट है, नैरेटिव्स बहुत टेक ओवर कर रहे हैं और आदमी की जो साइकोलॉजी है वो उस तरफ जा रही है। तो डाइवर्सिफाइड फंड एक तरीके से कोई व्यू भी नहीं लेना है, और एक तरीके से हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कि कहाँ पे चलेगा, लार्ज चलेगा, मिड चलेगा या स्मॉल चलेगा, वो कोई एक बहुत बड़ा व्यू न लेते हुए हम उसमें एक अपना एलोकेशन कर सकते हैं। दूसरा, बिकॉज़ मैं मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक
ज़रूरी है, शायद आप किसी और से पूछे तो वो अभी इस बार ये टाइम में मना कर दे वैल्यूएशंस, बट मैं कहूँगा कि इनमें आप लॉन्ग टर्म होराइज़न रखिए। आप 5-6 साल का होराइज़न रखिए, तो इसमें कंपनीज़ रिटर्न शायद बना के देंगी, ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस लगता है हमको कि अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं। तो उसमें भी एक जैसे अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कुछ 40-50% हमने रख लिया, 20-25% हम इसमें स्मॉल मिड कैप में देख सकते हैं। थर्ड जो आपने थीमेटिक की बात की है, थीमेटिक एक बहुत ही डबल एजेड स्वॉर्ड मैं कहूँगा, क्योंकि थीम्स जो हैं वो मोस्टली अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है हिस्टोरिकली कि जब तक हम थीम्स पकड़ने जाते हैं, थीम्स जनरली उसके मिड या हाई साइकिल पे होती है और फिर उस वक्त एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होती है और लोग सबसे ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कॉशियस, मतलब थीम्स में जनरली कॉशियस होना चाहिए। और यदि इन्वेस्टर ऐसा मानता है कि उसकी एबिलिटी ये है कि जब लो साइकिल में हो तब वो थीम खेलना चाहे, तब आई थिंक उसको 5-10% of his allocation can go towards theme. Overall, also I feel 10 odd percent allocation to theme is good. And fourth, I would say that in this environment, I think this is a category which generally मैं मतलब बहुत उसको ओवरऑल नहीं प्रमोट करता हूँ, बट बिकॉज मार्केट हम इस लेवल पे हैं, एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन जो है जिसमें सॉरी मल्टी एसेट कैटेगरी जो है जिसमें इक्विटी, Debt, कमोडिटी, gold. गोल्ड वगैरह, तो वो जस्ट टू sort of diversify, so you can have around 5-10% allocation to that also. So I would say that this should be a generic वे ऑफ थिंकिंग। अब अलग अलग निवेशक हैं, उनके अलग अलग अगर रिस्क प्रोफाइल है तो वो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें, बट ब्रॉडली मुझे लगता है कि ये अगर मिक्स है तो शायद लॉन्ग टर्म के लिए ठीक होना चाहिए। But even in diversified funds, like you were saying, कि एक diversified portfolio equity fund होना चाहिए. So you could look at multi-cap, you could look at flexi-cap funds, etc. तो ऐसे market situation में, do you recommend a multi-cap or a flexi-cap? जहाँ एक्चुअली आई एम market ऊपर जा रही है and everything seems positive. So I think I mean both I am neutral frankly. I feel कि see अगर आप देखें तो मोस्टली क्या होता है कि थोड़ा बहुत मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज हो जाता है, बट ब्रॉडली द पोर्टफोलियो इज जनरली डाइवर्सिफाइड एंड आई एम न्यूट्रल, मतलब आप मल्टी कैप में डाल सकते हैं, आप लार्ज मिड कैप में डाल सकते हैं या आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ लेट्स से जिस तरह से आप फंड मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स या उसके फ्रेमवर्क से अलाइंड हैं तो आप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो करना चाहिए Sure. माइक्रो एनालिसिस। ओके सो विनीत, जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, एक वो रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं, एक वो रिस्क के बारे में सोचते हैं, राइट? मेरा हाई रिस्क एपिटाइट है, आई विल इन्वेस्ट इन सच फंड्स एंड आई विल लुक फॉर बेटर रिटर्न्स एंड वाइस वर्सा। तो जब हम रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं, एक जो इंटरेस्टिंग रेशियो है जो आई थिंक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए। एंड आई थिंक सेबी ऑल्सो हैज़ रिसेंटली रेज द फोकस ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स होते हैं जो आइडियली निवेशक को देखने चाहिए। तो एक तो आप हमें ये बताइए कि ये क्या होते हैं, so that our investors understand ki what is risk adjusted return, and also talk a little bit about information ratio if possible. सो आई थिंक ये एक तो ये अच्छी बात है कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह के फंड में डाल रहे हैं और फंड ने लॉन्ग टर्म में किया क्या है। तो जब हम कोई भी फंड के रिटर्न को देखते हैं तो 2-3 चीज़ें इन्वेस्टर्स कंपेयर करते हैं जनरली कि ये जो फंड है वर्सेस द बेंचमार्क कैसे रिटर्न दिया है। ये तो हो गया केवल रिटर्न। अब क्या होता है टिपिकली, लेट्स से इफ यू लुक एट एनी लार्ज कैप फंड, तो लार्ज कैप फंड जनरली दे ट्राई टू बी क्लोजेस्ट टू द बेंचमार्क। तो कई बार होता है कि बेंचमार्क को वो क्रॉस ही नहीं कर पाते रिटर्न्स में, हमेशा मोस्टली कम ही रहते हैं। तो अभी इस बार पिछले 1-1.5 साल से आई थिंक थोड़ा सा रिटर्न आ गया है, बट उसमें क्या होता है कि द पोर्टफोलियो हैज़ टू बी देन डिफरेंट फ्रॉम द बेंचमार्क। अब डिफरेंट करना है क्योंकि हमको बेंचमार्क को बीट करना है। बेंचमार्क के साथ रहेंगे तो हम अंडर परफॉर्मिंग करेंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट भी है। तो
so when you are different, what is the kind of securities are you holding? तो एक होता है कि आपने डिफरेंट करके रिटर्न कमा लिया, लेकिन आपने रिस्क कितनी ली है, वो रिस्क को पता करने के लिए ये आपने डिविएशन कितना किया है, आपकी जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी मतलब आपकी जो शेयर, आपने जो शेयर्स लिए वो कितने ऊपर नीचे जाते हैं वर्सेस बेंचमार्क के। तो वो रिस्क का एक मेजरमेंट है, एक रिटर्न का मेजरमेंट है, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको उससे हमको ये जो शार्प रेशो है और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन रेशो, इट अलाउज द इन्वेस्टर्स टू सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये पॉजिटिव है, मतलब 0.567 इंफॉर्मेशन रेशियो यदि है, तो वो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिस्क न लेते हुए रिटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी कई फंड होते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, वोलाटाइल स्टॉक्स ले लेंगे जो चल रहे हैं अभी, और हुँ, जो नैरेटिव्स के थीम के पार्ट हैं, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगी, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो जब गिरेंगे तो वो शायद ज़्यादा गिरे। हुँ, तो आई थिंक ये रेशियो एक इन्वेस्टर्स को ये बताते हैं कि कोई भी लेवल ऑफ रिस्क को ध्यान में रखते हुए ये फंड रिटर्न तो बना दिया है, बट ऐसा ना हो कि ये रिस्की स्ट्रैटेजी लेके बनाए। तो आई थिंक सेबी इस तरह से ये मतलब इनके जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है और ये जो बता रहे हैं, ये निवेशकों को अपने एट दिस लेवल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज निवेशकों को पता होना चाहिए कि हार्ड एंड मनी है, आप डाल रहे हो, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट। अदरवाइज जब साइकिल्स चेंज होंगी तो फिर निवेशक फिर बोलेगा अरे यार ये तो हमको पता ही नहीं था। हुँ। ओके, ओके। सो विनीत, आप आई एम श्योर आप इतने सालों से पोर्टफोलियोज़ मैनेज कर रहे हैं, इतने सालों से यू हैव बीन इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, एंड आपने भी एवोल्यूशन देखा होगा, राइट? इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ हाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड इन द लास्ट मे बी 2 डेकेड्स। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड विनीत कि आप नई टेक्नोलॉजीज़ या डेटा एनालिसिस को अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? And how important is it for you to incorporate these in your investment process? Does it help you in a positive way? या इनफैक्ट ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। Mhm. बोथ टाइम, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग इज वी आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमें भी लगता है कि इवेंचुअली टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और आज ही हम देख रहे हैं, बड़ा सिंपल सा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी बड़ी कंपनी की जब कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसके ट्रांसक्रिप्ट आते हैं। अब आप एआई टूल्स ऐसे हो गए कि आप ट्रांसक्रिप्ट का एक समराइजेशन उनसे बोल दो कि एक समरी करके मुझे दे दे, तो क्विक समरी आ जाती है। सो शॉर्ट टाइम में यू कैन जस्ट अपडेट योरसेल्फ। नाउ दिस इज सच अ पावरफुल एंड यूजफुल टूल कि आपने ये देख लिया और पता चल गया। अब हमारे बिजनेस में होता क्या है कि एनालिसिस करके उसका एक हम थीसिस बनाते हैं कि ये कंपनी में ऐसा लगता है कि ये बिकॉज एक्स वाई जी होगा तो शायद इसमें ग्रोथ इतनी आएगी, या इनके कॉस्ट कम होंगे तो इसमें मार्जिन्स बढ़ेंगे। Yeah. ये हम बोल के हम एनालिसिस तो कर लेते हैं, बट क्या हम इसको टेस्ट करते हैं हमारे हाइपोथेसिस को कि क्या पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो सेम फॉलो हुआ था, नहीं हुआ था? तो हमने एक्चुअली एक ये टेक्नोलॉजी टूल, हमारा एक प्लेटफॉर्म हम प्रोसेस में ही है, 3 साल हो गए हैं, बट काफ़ी डेवलपमेंट उसमें हो चुकी है। उसको हम कहते हैं ARQ, आस्क राइट क्वेश्चन। तो Mm. इस प्लेटफॉर्म में अब हमारे पास सारा डेटा, हमारा जो एनालिस्ट पूरी जो टीम है, इनका पूरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स मॉडल सारे आ चुके हैं। जो एक्सटर्नल डेटा पॉइंट्स हैं, जो पब्लिक डेटा पॉइंट्स हैं इंडस्ट्री के, वो सारे आ चुके हैं। इकोनॉमिक डेटा पॉइंट सारे आ चुके हैं। अब हमको इसके अंदर हम कोरिलेशन कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। पोर्टफोलियो लेवल पे हर टाइप के जो डेटा पॉइंट्स है कि हमारे पोर्टफोलियो का लोग तो केवल देखते हैं कि भाई पोर्टफोलियो का पी क्या है। अब हम तो देखते हैं कि पोर्टफोलियो लेवल पे वेटेड एवरेज कैश फ्लो जनरेशन कितनी है पूरे पोर्टफोलियो की, डिविडेंड कितनी दे रखी है। तो मतलब कई जो भी पैरामीटर्स देखना चाहें हम उसमें देख सकते हैं। जो भी हम थीसिस हमारे लिख रहे हैं वो भी उसके अंदर डाल देते हैं, तो इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। पहले क्या होता था कि हर एक एनालिस्ट के पास जाओ, उनका मॉडल देखो, उनके साथ बैठो। अब हम खुद हमारे डेस्क पे बैठ के वो सब हम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है, और अपने इन्वेस्टमेंट में भी ये इम्पैक्ट इसका दिखने वाला है। और हम अ, चाह तो यही रहे हैं कि इसको इवेंचुअली ऐसा टूल बनाए कि एट सम
टाइम ये टेक प्रोडक्ट हमारा प्लेटफॉर्म हमको आके बोले कि कुछ टाइम पहले जब ऐसा हुआ था तब आपने ये डिसीजन लिया था, तो आप या क्या ये दोबारा हुआ है, क्या आप डिसीजन लेना चाहेंगे? Yeah, I mean, I'm sure technology will take investment world to a new level very soon. राइट। Yes. Okay. So then let me ask you a behavioral question क्योंकि I'm sure आपने अपने career में बहुत सारे investors से आप मिले होंगे. So help us understand कि मान लीजिए अभी market drawdowns हैं, market scenario शायद उतना अच्छा नहीं है, तो एक investor को ऐसे सिनारियो में अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या करना चाहिए और बेसिकली हाउ शुड एन इन्वेस्टर हैंडल पीरियड्स लाइक दीज, राइट? देखिए, जब सब पॉजिटिव होता है ना तो हर कोई पॉजिटिव कर, एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस एंड रोजी, राइट? लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है तब आई थिंक एक इन्वेस्टर का ट्रू मेटल निकल के आता है, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए टू हैंडल टाइम्स लाइक दीज. सो आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक टेम्परामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट द कंपनीज वेर यू इन्वेस्ट विच इज गोइंग टू मेक मनी फॉर यू, इट इज योर बिहेवियर विच इज गोइंग टू मेक मनी फॉर यू एंड पेशेंस. और ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप देखना कई बार ये अब तो शायद थोड़ा कम हो गया, बट कई बार होता ये था कि इन्वेस्टर्स जब स्टॉक मार्केट प्राइस चलने लगता है तो धीरे धीरे करके पहले तो लेते नहीं है, पॉजिटिव होते हैं, और फिर एकदम पीक पे आके पॉजिटिव के लेना चालू करते हैं, फिर एकदम जब नीचे आ जाता है तो बेच भी देते हैं. तो आई थिंक मेरे हिसाब से सब मतलब मैं अपना एग्जांपल दूंगा, फिर मैं इन्वेस्टर्स के लिए गाइडेंस दूंगा. मेरा एग्जांपल ये होता है कि जब हम खराब टाइम से जा रहे हैं, मुझे वो टाइम बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि ज्वेल्स जो है ना वो सस्ते के भाव में मिलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हर्ट कर रही हैं, किन्हीं कारण से कोई कंपनी की ग्रोथ नहीं आ रही है, तब हम देखते हैं धीरे धीरे शेयर के दाम नीचे नीचे आते जा रहे हैं. अब ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली ज्वेल है, मतलब इस कंपनी में पोटेंशियल तो बहुत थी. हमने एक बार जांचा कि जैसे कंपनी अगर मैंने पहले भी कहा कि सपोज 1000 करोड़ के सेल पे और 10,000 करोड़ की सेल पे जा सकती है, और अब जर्नी में वो शायद 2-3 हज़ार करोड़ पे आई है. 3,000 करोड़ से हो सकता है खराब माहौल हो और वो वापस से 2,000 करोड़ पे आ गई, तो अब क्या डर के हम या तो यहाँ बेच दें या ये व्यू लें कि यार ये तो इसका 10,000 करोड़ की जर्नी तो इंटैक्ट है, अब इसमें जब नीचे आएगी तब मैं इसमें और लूंगा, क्योंकि मैं तो ये 10,000 के लिए प्ले कर रहा हूँ. आई थिंक ये बिहेवियर बहुत ज़रूरी है. तो जब हम इस दौर से जाते हैं, हम हमारी हर कंपनीज को ट्रैक करते हैं, उनके मैनेजमेंट से मिलते रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप आपकी स्ट्रैटेजी सही तरीके से आप अपना रहे हो या चेंज कर रहे हो या आप डर रहे हो या कुछ. तो अगर हमें लगता है कि कंपनी सही तरीके जा रही है, बस ये टाइम थोड़ा ख़राब है, तो हम उसमें और निवेश करते हैं. और इससे होता ये है कि जब इनकी रिकवरी आती है, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा यूनिट्स होते हैं उस कंपनी के, और उसको हम बहुत अच्छी तरीके से एनकैश कर पाते हैं. और इसमें जो आपने पहले भी प्रॉब्लम पूछी कि चैलेंज साइज़ बढ़ती है तो आप निवेश कैसे करते हैं, आई थिंक ये भी चैलेंज सॉल्व होता है, क्योंकि जब कंपनीज़ का दौर खराब होता है तब सब बेचना चाहते हैं, तब हम उसके अंदर ले सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वन वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो निवेशकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि अच्छा फंड उन्होंने देख लिया है, फ्रेमवर्क सही तरीके का है, और वो उससे अलाइंड है, तो खराब टाइम में धीरे 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 करके और यूनिट्स बढ़ाने चाहिए अगर पैसों की ज़रूरत ना हो तो. और उनके पास पैसा है और निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लगता है वो सबसे बढ़िया टाइम होता है, ना कि पीक वाला टाइम कि सब एकदम अच्छा दिख रहा है और लोग आके बहुत पैसा डाल रहे हैं, तो लोग और थीम में वही डालना चाहते हैं. वो टाइम मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा उल्टा प्ले करना चाहिए. जो वॉरेन बफे कहते हैं कि बी फियरफुल ग्रीडी वाला जो है Yeah, कि others are greedy and when you be yeah. greedy when others are fearful. I think that is very important. So basically think of these as opportunities, right? I mean, इनको Absolutely. opportunity के तरीके से मानिए. Okay. So I think विनीत, जब हम बात करते हैं ना, I have met so many investors जो मुझे बोलते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में ना 50 फंड्स हैं, मैंने 4-5 लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, 4-5 मिड कैप में, I have so many flexi cap funds and so on. And that was the time I sit with them and teach them the concept of overlap, the fact that कि portfolio Correct. overlap हो सकता है, and then इतने सारे funds में डालने की ज़रूरत नहीं है. तो ये portfolio overlap avoid कैसे किया जा सकता है, right? So help the investors understand this. That's one. And also अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ओवरलैप है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, बिकॉज फिर इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम होनी चाहिए. सो हेल्प द इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कि पोर्टफोलियो ओवरलैप से क्या क्या उसका डिसएडवांटेज है, एंड
How can an investor avoid portfolio overlap? See, it is like going to two restaurants and having the dosa. Hmm. मतलब एक रेस्टोरेंट में जाके आप डोसा खा सकते थे और दूसरे रेस्टोरेंट में जाके आप कुछ चाइनीज खा सकते थे, तो आपको शायद एक कॉम्बिनेशन, एक नया कुछ टेस्ट समझ में आता था। Hmm. अब आप कई फंड आपने ले रखे हैं और अब यदि आप फंड का एनालिसिस करो और आपके टॉप 10 स्टॉक्स मोस्टली वही हैं, तो आप क्या खेल रहे हो, वही खेल रहे हो। तो आई थिंक ये थोड़ा सा माइन्यूट एनालिसिस हो सकता है कर रहे हो लोग या नहीं भी कर रहे हो, बट जब बहुत सारे फंड्स हो जाते हैं तो ये एक बड़ा वो भी होता है कि हर टाइप के फंड्स तो ले लिए, बट कई फंड्स हो सकता है सेम ही उनके रिस्क रिटर्न पैरामीटर हो या सेम स्टाइल हो, और उससे कुछ बहुत डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ना हो। तो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ऐसे होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए कि या तो मैं रिटर्न की पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ या मैं अपना रिस्क कम कर रहा हूँ। Hmm. और इस तरीके से जब हम उसको जांचेंगे तो शायद हो सकता है कि राइट डाइवर्सिफिकेशन का चांस मिले। तो उसमें आई थिंक थोड़ा सा और डीप एनालिसिस, स्टॉक आज तो सबका पोर्टफोलियो के अवेलेबल होते ही हैं, Yeah. ऐड करके देख लें और एक कॉमन पोर्टफोलियो बनाएं कि यार फाइनली मेरा अगर मैं 70% ऑफ माई मनी कहाँ पे जा गया है, यदि ऐसे सेक्टर्स में गया है कि मुझे खुद को लगता है कि वहाँ पे ओवर एलोकेशन हो गया है, तो फिर उस तरीके से पोर्टफोलियो के फंड्स के एलोकेशन को रीएलोकेट करना ज़रूरी है। बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई वेल, and sometimes if you don't want to diversify, if you want to concentrate, that is also a strategy, but concentrate well, be aware कि कहाँ पे मुझे concentrate करना है, but you should have the knowledge, that is the simple point. एंड काफ़ी टाइम हमें ये भी लगता है कि चलो एक कैटेगरी में एक फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट आई वुड ऑल्सो से जस्ट एडिंग ऑन टू व्हाट यू सेड कि मान लीजिए एज एन एग्जांपल आपने एक लार्ज कैप फंड में और एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया, एंड जनरली वी नो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स आर वेरी लार्ज कैप हैवी, राइट? तो उसमें क्या, उसमें भी पोर्टफोलियो ओवरलैप हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी Correct. कि विद इन वन Yeah, कैटेगरी यू विल हैव एन ओवरलैप, इवन अक्रॉस absolutely, कैटेगरीज यू कुड हैव ओवरलैप. absolutely right. I think ये मतलब सारे सब कुछ देखना चाहिए और फिर एक उसका एनालिसिस होना चाहिए, सही बोला आप। Okay. So now, you have been very famous in the industry for finding many multi-bagger stocks, right? In the funds that you manage. And आप हमें ये बताइए कि आप ऐसी कौन सी यूनिक अप्रोच फॉलो करते हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू नो दिस आंसर. क्योंकि हर कोई पूछता है मल्टी बैगर स्टॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें. नहीं, आई थिंक जो मैंने अभी तक कहा उसी में से ये जनरली यही फ्रेमवर्क है। इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि लॉन्ग टर्म बने रहना है तो एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। होता यह है कि हमने आज एक कंपनी ले ली, अ, कि कोई भी कारण से हो सकता है हमने ले ली कंपनी, और मैनेजमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है नहीं, और आज बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। 2 साल में हो सकता है मैनेजमेंट इस तरह से उस कैपिटल को अलोकेट कर दे जिससे वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब जो आरओईज अच्छी कमा रही थी, कैश फ्लोज जनरेट कर रही थी, उन कैश फ्लो को ऐसे सेगमेंट में डाल दिया जहाँ से आरओईज शायद कम हो जाए या नीचे आ जाए। तो ओवर अ पीरियड जब इस तरीके का जब हम मैनेजमेंट की एक्शंस देखते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत पुअर मतलब वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता है। तो आई थिंक मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट को जांचने के लिए ये केवल एक बार उनको सुन के या उनसे बात करके एक बार से होता नहीं है। उनकी आप हिस्ट्री देखिए, आप 10 साल का एनुअल रिपोर्ट निकाल के पढ़िए, आप 10 साल की कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, आप 10 साल की कंपनीज के रेशियोज देखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ केवल एक साल या आगे का सिर्फ सुन के कि आगे ये कंपनी डबल हो जाने वाली है, आई थिंक उससे काम नहीं बनने वाला है। 10 साल जब आप देखेंगे तो उसका डीएनए पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है और कैसे करती है। और ये मैं बात कहूँगा कि जो भी स्पेशल कंपनीज़ है आप देखना, वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ बताती है। या तो वो लीडरशिप क्वालिटी होगी, हो सकता है कि टॉप लाइन मतलब अपने बिज़नेस में ही लीडर हो, मार्केट शेयर में लीडर हो, या हो सकता है वो अपने कॉस्ट में भी लीडर हो। कॉस्ट में लीडर मतलब लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हो। कमोडिटी कंपनीज़ में सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाला जो है वो भी जीतता है। ऐसा नहीं कि कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट कमोडिटीज़ में तो कोई ब्रांड की पावर नहीं है, तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट जीतता है। तो सबसे यूनिक क्या स्ट्रेंथ है कंपनीज़ की, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये कंपनी आगे भी लीडर बनी रहेगी या नहीं रहेगी, और वो उसकी यूनिक क्वालिटी बताएगी, जिसको हम मोट कहते हैं।
तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि कंपनी की यूनिकनेस क्या है, कंपनी क्यों लीडर है और लीडर बनी रहेगी, और क्या कंपनीज जनरली उनके जो अकाउंटिंग ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छे हैं, कैश फ्लो जनरेट करती है, कुछ पैसा बना के डिविडेंड दे देती है। एक मैं ब्रॉडली कहूँगा कि जो कंपनीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड can create 15, 16, 17% ROEs and can grow at that rate, आई थिंक वो कंपनीज इवेंचुअली बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देती है, क्योंकि होता ही है कि यू इन्वेस्ट फॉर 15-17% कैगर, बट अच्छे टाइम में उनमें री रेटिंग हो जाती है, मैनेजमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेता है जिसकी वजह से इन्फ्लेक्शन आ जाता है। तो आई थिंक मोस्ट टाइम्स दिस बिकम्स योर ऑप्शनैलिटी वैल्यू व्हेन यू इन्वेस्ट, एंड दैट क्रिएट्स दैट मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। और थर्ड पॉइंट तो यही है कि थोड़ा सा मार्केट का माहौल भी वो जो सपोर्ट नरम गरम करना वाला होना चाहिए ना, वो होना चाहिए। एकदम तेज माहौल में तो फिर मल्टी बैगर फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। या सो वी कैन से कि अगर एक मल्टी बैगर स्टॉक है तो उसका सॉलिड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सॉलिड टॉप मैनेजमेंट तो होगी ही, एंड देन ऑफ कोर्स ऑल द अदर पैरामीटर्स दैट यू मेंशन्ड। ओके, सो जस्ट वन और टू मोर क्वेश्चंस विनीत। सो सबसे पहले, आप इतने साल से खुद भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो हेल्प अस अंडरस्टैंड आपने क्या सीखा है और आपके पर्सनल जर्नी में आपने क्या गलतियां करी हैं। आई डू बिलीव कि हर कोई गलतियां करता है, राइट? चाहे आप जो भी हो, यू विल स्टिल हैव समथिंग टू लुक बैक एंड से कि अरे मैंने ये किया होता तो शायद आज मैंने मेरा पोर्टफोलियो इतना बेटर होता। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं, आपने व्हाट मिस्टेक्स यू मेड व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम। वो गलतियाँ तो बहुत हुई है, मतलब रोज सीखने को मिलता है। यहाँ पे मार्केट ऐसा है कि टीचर्स यू लेसन एवरी डे। जो लेसन हमने 10 साल पहले सीखे तो ऐसा लगता है कि अब शायद वो लेसन काम भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट के माहौल चेंज होते Yeah. रहते हैं। बट Yeah. गलतियाँ ब्रॉडली यही होती है कि जो असेसमेंट ऑफ कंपनीज हैं वो कई बार टाइम होराइजन्स एनालाइज करने में गलती हो जाती है कि कब इनका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो कई बार होता ही है कि हम लेके रख देते हैं और सोचते हैं कि शायद अगले साल से इनका टर्न आ जाएगा, बट 3-3 साल तक कंपनीज ने रिटर्न, मतलब उनका आउटलुक ठीक होता नहीं है। हम मिलते रहते हैं कंपनी से, समझते हैं कंपनी से, ऐसा लगता है मैनेजमेंट सही तो जा रही है, क्या गलत कर रही है, लेकिन जो एक बड़ा जिस चेंज और जिस रिकवरी की हम सोचते हैं वो कई बार डिले होता रहता है। फिर गलतियां ऐसे भी हुई हैं कि हमने स्टॉक कोई थीसिस से लिया था, उसके अंदर रुके भी बहुत, और फिर नहीं आया, फिर हम थक के बेच दिया, और जैसे ही बेचा उसके बाद से उसकी सारी रिकवरी चालू हो गई। तो जो मतलब हम खुद जो बोलते हैं कि पेशेंस रखना चाहिए, कई बार हम भी नहीं रख पाते हैं और डिसीजन उल्टे हो जाते हैं उस वक्त। तो आई थिंक ये इसके अंदर बिकॉज ये परफेक्ट साइंस है नहीं, तो इसमें क्या है, एवरी डे देयर इज अ न्यू लर्निंग, तो इवन एवरीवन कीप्स इवॉल्विंग। तो हम जो सोच लेके चल रहे हैं, हो सकता है वो कई बार वो सोच भी हमको री इवेल्युएट करती रहनी चाहिए इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट। थर्ड इज कि मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ अवर बैगेज हम इस तरह की कंपनीज को देखते, तो हो सकता है कई बार जो न्यू एज कंपनीज हैं या जो नए टाइप के बिजनेसेस है उसमें उतने तरीके से ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि ये बिजनेस में तो ना तो कैश फ्लो है, क्या ही कर लेंगे, बट देखते हैं कि रिटर्न्स बनते जाते हैं उनमें, तो फिर ऐसा लगता है कि क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो फिर उसको जाके रिविजिट करते हैं। सो आई थिंक ओपननेस होना बहुत ज़रूरी है, हर इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी हम रॉन्ग जा रहे हैं उसको टटोलना, उसको देखना और फिर इवॉल्व होना, आई थिंक दिस इज़ what has been my journey, but I can still say that at the core investment का core वही रहने वाला है। times will change, lot of things will change, but you have to still maintain your core, be focused, be disciplined. I think that is going to create decent wealth for everyone. Okay, wonderful. Last question, Vineet. Any book recommendations for our viewers? सो एक्चुअली कई सारे अच्छे बुक्स हैं, लेकिन एक जो बुक मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया था वो पीटर लिंच का था, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। मतलब जो भी फंड, मतलब इन्वेस्टमेंट के बुक्स कई हैं, वॉरेन बफे को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो भी फंड मैनेज करना चाहता है उनको पीटर लिंच, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, बिकॉज वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है टुवर्ड्स फंड मैनेजमेंट। सो आई थिंक दिस इज़ वन बुक विच आई डेफिनेटली रिकमेंड टू एवरीवन। और फिर Yes. कई सारे बुक्स है, बट आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट। Sure.
Cool. Thank you so much, Vineet. I think Great. it was a very, very enlightening conversation क्योंकि आज हमने बहुत सारे interesting questions आपके लिए line up किए थे and आपने बहुत ही सरल तरीके से सबका जवाब दिया. So thank you so much for your time and for all your answers. Thank you. Yeah, I hope this was helpful. Thank you so much. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Vineet. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने points discuss किए मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने Mr. Vineet से पूछा कि small cap funds को कैसे approach करना चाहिए. And Mr. Vineet says कि जो young investors होते हैं उनका generally risk tolerance काफी ज़्यादा होता है और वो बहुत आसानी से small cap funds में invest कर सकते हैं. He says कि generally जो small cap companies होती हैं वो भी काफी बड़े size की होती हैं और वो एक investor को बहुत अच्छी opportunities प्रोवाइड करती हैं. He also says कि small cap funds के लिए एक disciplined approach होनी चाहिए. Look for good narratives. तो have patience, stay invested for long term in small cap funds. फिर हमने कुछ large और mid cap funds के बारे में बात करी that have high portfolio holdings in the small cap stocks. तो Mr. Vineet says कि yes कुछ large और mid cap funds जो है small cap stocks में ज़्यादा allocation रखते हैं क्योंकि इस space ने काफी अच्छा किया है. He also says कि large और mid cap funds में international stocks भी रहते हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी investment themes होती हैं जो इंडिया में available नहीं है. So for example, some companies in the medical space या फिर some global giant companies जो इंडिया में नहीं है. फिर हमने मिस्टर विनीत के साथ डिस्कस किया about investors chasing thematic funds and sectoral funds and मिस्टर विनीत says कि जो thematic funds होते हैं वो एक double edged sword के जैसे होते हैं. तो ideally you should play a theme when it is at the lower end of the cycle. तो he says कि जो thematic funds या sectoral funds होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा हो सकते हैं, small part of your investment. He also says कि as investors आप mid cap funds या small cap funds में invest कर सकते हैं even at higher valuations considering कि आप इन funds में लंबे समय के लिए invested रहेंगे. And he also says कि जो multi asset allocation funds होते हैं वो भी एक अच्छा addition होते हैं to an investor's portfolio. फिर हमने मिस्टर विनीत के साथ थोड़ा पोर्टफोलियो ओवरलैप के बारे में बात करी एंड एज एन इन्वेस्टर हम पोर्टफोलियो ओवरलैप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन आवर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो. तो मिस्टर विनीत सेज कि सबसे पहले तो आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटी फंड्स. अगर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर रहे हैं तभी आपको ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए टू अवॉइड पोर्टफोलियो ओवरलैप. फिर हमने मिस्टर विनीत से पूछा कि हाउ डू दे आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स एट डीएसपी म्यूचुअल फंड फॉर देयर पोर्टफोलियो. एंड मिस्टर विनीत सेज कि जो मैनेजमेंट क्वालिटी होती है वो सबसे जरूरी होती है व्हाइल पिकिंग अ कंपनी. He then says कि वो ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं फॉर कंपनी ओवर 10 years, फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं, कैश फ्लोज देखे जाते हैं. He also says कि ऐसी कंपनीज जिनका अच्छा मार्केट शेयर होता है, that's another point. And ऐसी कंपनीज जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोड और कंपेटिटिव एडवांटेज लेती हैं over its peers or rivals. फिर हमने मिस्टर विनीत से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर विनीत सेज कि सबसे पहले तो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपको बहुत ज्यादा पेशेंस होनी चाहिए एंड यू शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग रन. He says कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो न्यू एज बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिविजिट करना चाहिए एंड टेक करेक्टिव एक्शंस इफ नेसेसरी. And so he basically says stay focused and stay disciplined with your equity investments. So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had some amazing learnings. Thank you so much for watching this episode. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.